दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के चौथे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी भाग को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। साथ में तीसरे भाग का लिंक भी पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। चलिए कहानी का चौथा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दी, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। दीपक को पहले कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जब ज्योति की हालत देखी तो दीपक समझ गया कि ज्योति को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। दीपक की अम्मा बुरी तरह भड़की। जी दीपक को बोलो वो ज्योति को हाथ न लगाए, वरना वो अपवित्र हो जाएगा, सावित्री जी कहती हैं। दीपक, छोड़ ज्योति को, इसे जहाँ से उठाया है इसे वहाँ लिटा दे। तुझे पता नहीं है, रजस्वला स्त्री को उसका पति या कोई मर्द छुए तो वो मर्द अपवित्र हो जाता है। दीपक अपनी अम्मा और बुआ की बातें सुनकर बुरी तरह खींच उठा। उसने ज्योति को अपनी बाहों में उठा लिया। जिसने इसे उठाया है वो इसका पति है, कोई गैर मर्द नहीं है। इस वक्त मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत है और मेरा धर्म ये कहता है कि मैं इस समय एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को अकेला ना छोड़ूं। दीपक ज्योति को कमरे में ले गया और राजेश जी को डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाने के लिए कहा। राजेश जी ने अपना फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चले गए। भाभी, हमारे दीपक ने आज अपनी पत्नी को छूकर हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाज तोड़ दिया है। ये रजस्वला स्त्री है। दीपक के सिर से एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी उसके सिर पे आकर बैठ जाती है। हर दिन कोई ना कोई तमाशा ज़रूर होता है यहाँ। यही सब बातें सोच सोच कर दीपक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ज्योति को पीरियड्स क्या शुरू हुए, पूरे घर में जैसे सुनामी आ गई। ज्योति की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, या यूँ कहिए उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें बिना बुलाए मेहमान की तरह उसकी ज़िंदगी में घुस रही हैं। ज्योति की रजस्वला का दूसरा दिन था। एक तो ज्योति बहुत कमज़ोर थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। चोटें भी पूरी तरह से भरी नहीं थी अभी उसकी। ऊपर से इतना तनाव, फूल सा चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था उसका। दीपक रसोई में ज्योति के लिए नाश्ता बना रहा था, तभी वहाँ दीपक की अम्मा आ गई। दीपक को नाश्ता बनाते हुए देखा तो उससे कहने लगी, दीपक तुम काहे नाश्ता बना रहे हो, हमें कह देते हम बना देते। दीपक की अम्मा को अजीब सी गंध आने लगी। उन्होंने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, पर तू बना क्या रहा है। दीपक की अम्मा गैस की तरफ देखने लगी तो आंखें बड़ी हो गई। दीपक, तुमने हमारी रसोई को अपवित्र कह दिया। किसने कहा तुझे अंडा यहाँ बनाने के लिए। दीपक की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। तू तो ये सब नहीं खाता था, दीपक कहता है। अम्मा, पहले की बात और थी। दीपक की अम्मा कहती हैं, हम समझे नहीं। दीपक कहता है, अम्मा मैं नाश्ता अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। तो किसके लिए बना रहा है। अंडा हमारे घर की रसोई में। दीपक ने ऑमलेट बनाते हुए कहा, ज्योति के लिए। दीपक की अम्मा ने अपने माथे पे जोर से हाथ मार लिया। सत्यानाश, मतलब तूने अपनी लुगाई के लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। दीपक ने ट्रे में चाय का कप रखा और साथ में 2 सादा पराठे और ऑमलेट रख रसोई घर से बाहर निकल कर आ गया। दीपक कहता है, अम्मा ज्योति बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे हर रोज़ अंडे खाने चाहिए। अरे जीजी सुनो, इस लड़की की वजह से हमारे दीपक ने हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी है। उस रजस्वला ज्योति के लिए ये नाश्ता बना कर ले जा रहा है। सावित्री जी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। इस ज्योति ने तो हमारी ज़िंदगी नरक बना दी। पहले इसकी वजह से हमारी बरसों की बनाई परंपरा को इसने तुड़वा दिया और अब हमारा घर और रसोई भ्रष्ट करवा दी इसने। ये मर जाए तो हम गंगा नहा लें। सावित्री जी ने दांत पीसते हुए कहा। दीपक सबकी बातों को इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज्योति के कानों में जब सावित्री जी और दीपक की अम्मा की कई बातें सुनाई दी तो ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। तभी दीपक ने अपने कमरे में प्रवेश किया। उसने ज्योति को रोते हुए देखा तो उसने चाय की ट्रे बेड के पास रखी टेबल पर रख दी। फिर उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है क्या।
दीपक ने ज्योति की तरफ गहरी नज़रों से देखकर कहा। ज्योति ने रोते हुए कहा, आपने मेरे लिए अपने बनाए नियम क्यों तोड़े? दीपक ने ज्योति की आंखों में देखकर कहा, अपनी पत्नी के लिए। ज्योति एकटक दीपक को देखने लगी, फिर अचानक से कहा, हम नहीं खाएंगे। दीपक कहता है, क्यों नहीं खाओगी? मैंने बनाया इसीलिए। ज्योति कहती है, क्योंकि हम ये सब नहीं खाते हैं। मुझे पता है तुम खाती हो, लेकिन यहाँ आकर तुमने बंद कर दिया है। फूफा जी ने बताया है मुझे, पर हम फिर भी नहीं खाएंगे। माँ जी पहले से ही नाराज़ हैं हमसे। हम अगर ये खाएंगे तो वो और नाराज़ हो जाएंगी हमसे। दीपक को अब गुस्सा आ गया। वो ज्योति के सामने से उठकर खड़ा हो गया। मत खाओ, सिर्फ औरों को खुश करो, फिर मर जाना। अपनी इस सो कॉल्ड परंपरा को निभाने के लिए अपनी जान की आहुति दे देना। शरीर में जान नहीं है और इन्हें परंपरा निभानी है। दीपक आज बहुत गुस्से में था। वैसे भी आप मेरी कही बात क्यों मानेंगी? आपका लगता ही क्या हूँ मैं जो आप मेरा कहा मानेंगी? दीपक गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे पे जाकर उसके कदम रुक गए। खाना हो तो खाना, वरना उठाकर बाहर फेंक देना। औरों को खुश करने के लिए दीपक गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल गया। ज्योति दीपक की बात सुनकर रोने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। ज्योति रोते हुए दीपक का लाया हुआ नाश्ता करने लगी। दीपक अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर आंगन में रखी हुई खाट पे बैठा हुआ था। राजेश जी ने उसे यूँ बैठा हुआ देखा तो उसके पास आ गए। दीपक, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? दीपक ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। फूफा जी, मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तरफ माँ और बुआ और दूसरी तरफ ज्योति, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी है, इन सब बातों की वजह से मेरी नौकरी सफ़र कर रही है। दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। फूफा जी, मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। मेरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ। कंपनी रहने के लिए फ्लैट दे रही है। ज्योति को साथ लेकर जाओगी? दीपक राजेश जी की तरफ देखने लगा। उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, पर वो समझती ही नहीं है। वो भी परंपराओं की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उसे इन सब बातों से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। राजेश जी ने दीपक के कंधे पे हाथ रख कर कहा, दीपक, आज ज्योति जैसी है उसमें उसका कसूर नहीं है। बचपन से माँ बाप चल बसे तो माँ बाप के स्नेह से वंचित रह गई। भाई भाभी ने स्नेह दिया नहीं, फिर यहाँ आई दिनेश की बहू बनकर, तो विधाता ने उससे दिनेश को छीन लिया। उसे खुश रहने का मौका ही कहाँ मिला है। तुमसे शादी उसने मेरे कहने पर की है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा स्नेह जब उसे मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इस घर में पहले दिनेश उसकी केयर करता था, पर अचानक वो चल बसा। ज्योति फिर अकेली हो गई। मैं ज्योति को एक पिता का स्नेह दे सकता हूँ बस, पर तुम उसके पति हो। उसे इतना स्नेह दो कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आए, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करे। बचपन से वो दबाव में जीती आई है, पर मुझे यकीन है तुम उसे बदल दोगी। तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप जी? सावित्री जी दीपक और राजेश जी के सामने आकर खड़ी हो गई। राजेश जी, वही कह रहे हैं जो सही है। दीपक की अम्मा कहती हैं, नहीं, दीपक कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना चाहता है तो अकेला जाएगा, ज्योति इसके साथ नहीं जाएगी। दीपक कहता है, दीपक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ज्योति मेरी पत्नी है और पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है, ना कि अलग। दीपक, तुम हमारी बनाई हर परंपरा को तोड़ रहे हो उस लड़की के लिए, जिसके कारण आज हमारा बेटा हमसे जुबान लड़ा रहा है। दीपक की अम्मा गुस्से से बोली, अम्मा यहाँ रहा तो आप हर रोज़ अपनी परंपरा के खजाने से हर रोज़ कोई नई परंपरा निकालेंगी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी परंपरा की चक्की में बेमतलब के बनाए रीति रिवाज के साथ घुन की तरह फिस रही है। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मुझे अपनी गृहस्थी बसानी है। सारी ज़िंदगी इन झगड़ों में उलझ कर नहीं रह सकता हूँ मैं। मेरा आखिरी फैसला है, मैं ज्योति को अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूँ बस। और आप सब से यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे जाने में
किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगी। दीपक की अम्मा और बुआ दोनों दीपक की आंखें बड़ी करके देखने लगी। दीपक वहाँ से तेजी से अपने कमरे में चला गया। ज्योति आराम कर रही थी। दीपक ने एक सूटकेस निकाला, उसमें अपने और ज्योति के थोड़े बहुत कपड़े रख लिए। ज्योति की नज़र जब दीपक पर पड़ी तो उसे देखने लगी। ज्योति कहती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? दीपक कहता है, मैं नहीं, हम मतलब? दीपक कहता है, हम मतलब आप मेरे साथ दिल्ली जा रही हैं। ज्योति दीपक की बात सुनकर एकदम से उठकर बेड पे बैठ गई। आपके साथ जाकर हम क्या करेंगे? दीपक ने गहरी नज़रों से ज्योति को देखा। अपनी जगह पर अलमारी के पास खड़ा रहा, वहीं जो एक पत्नी अपने पति के लिए कहती है। दीपक ज्योति के चेहरे के भाव को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिन्नतें करवाए बिना उठकर, तैयार हो जाइए, आज शाम की गाड़ी है, पर हमारा सामान, कपड़े आप उसकी चिंता मत करिए, मैं वहाँ जाकर आपके नए कपड़े खरीदवा दूँगा और बाकी सामान भी। इतना तो मैं कर ही लेता हूँ, इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। कहकर दीपक कमरे से बाहर निकल गया और ज्योति दीपक को हैरानी से जाते हुए देख रही थी। दीपक ज्योति दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। दीपक ने अपने कमरे से अपना ट्रॉली बैग लाकर आंगन में रख दिया। ज्योति ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक रखा था। वो थोड़ी सी डरी हुई सी लग रही थी, तो दीपक ने ज्योति के हाथ को अपनी हथेली में कस लिया। दीपक राजेश जी के पास आ गए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा। फूफा जी, हम चलते हैं। राजेश जी ने दीपक के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। दीपक, अपना और ज्योति का ख्याल रखना। फूफा जी, आप भी अपना ख्याल रखना और अपनी दवाइयाँ भी वक्त पर लेते रहना। मैं दिल्ली जाकर आपको भी वहीं पे बुला लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। तुमने मुझे जहाँ से दवाई दिलाई है, मुझे उस दवाई से फ़र्क पड़ रहा है। तभी ज्योति नम आँखों से राजेश जी के पैर छूने लगी तो राजेश जी ने ज्योति को अपने पैर नहीं छूने दी। उसे अपनी बेटी समझकर अपने गले से लगा लिया। ज्योति राजेश जी के गले से लग कर रोने लगी। राजेश जी ज्योति के सिर पे अपना हाथ रख कर उसके बालों को सहलाने लगे। ज्योति, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी समझता रहूँगा। तुम अब हमारी चिंता करना छोड़ दो, अपनी गृहस्थी बसाओ। दीपक को कभी भी शिकायत का मौका मत देना बिटिया। दीपक बहुत नेक दिल लड़का है, उसका दिल कभी भी भूल से ना दुखाना। हमें अब चलना होगा फूफा जी, ट्रेन 2 घंटे बाद की है। रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी वक्त लगेगा। राजेश जी कहते हैं, दीपक तुम सामान लाओ, घर के बाहर मैं ऑटो वाले को बुला कर लाता हूँ। राजेश जी ज्योति के काल को थपथपा कर ऑटो रिक्शा को लाने के लिए चले गए। ज्योति चलिए, सुनिए, अम्मा और माँ जी से तो हम मिले ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हमसे मिलने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें मिलने की। सावित्री जी और दीपक की अम्मा ने ज्योति को दूर से खड़ा होकर कहा। दीपक ज्योति उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने लगे तो दोनों मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। ज्योति का दिल टूट कर रह गया। दीपक ज्योति के पास आया। चलिए। दीपक ने ज्योति का एक हाथ अपने हाथ में लिया और घर से बाहर निकल आया। ज्योति बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, पर पीछे कोई खड़ा नहीं था। राजेश जी ने ऑटो वाले को बुला लिया था। राजेश जी ने दीपक ज्योति को अपने गले से लगा लिया। जाओ तुम दोनों, दिल्ली पहुंचने के बाद खबर दे देना। फूफा जी आप चिंता मत करना, मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। दीपक ज्योति ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए और राजेश जी अपनी नम आँखों को पोंछते हुए घर ना जाकर मंदिर की ओर चले गए। कुछ घंटों बाद दीपक ज्योति दिल्ली पहुंच गए थे। दीपक ने अपने एक हाथ में ज्योति का हाथ थामा और दूसरे हाथ में अपना ट्रॉली बैग पकड़कर स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन से बाहर आया तो वहां पहले से कैब खड़ी थी जिसे दीपक ने बुलवाया था। दीपक ने गाड़ी में ही बैठे हुए कैब बुक कर ली थी। अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखकर ज्योति को पहले गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया, फिर खुद ज्योति के पास आकर बैठ गया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पे दौड़ने लगी। ज्योति पहली बार दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी। वो खिड़की से बाहर बड़ी बड़ी इमारतें देख रही थी। ज्योति के चेहरे पे खुशी थी। कुछ देर बाद ज्योति सो गई। दीपक ने देखा ज्योति सो गई है। सोते हुए उसकी गर्दन
इधर उधर लुढ़क रही हैं। दीपक ने ज्योति की गर्दन के पीछे से अपनी बाँ ज्योति के कंधे पर रखकर ज्योति का सिर अपने कंधे पर रखकर ज्योति को अपनी एक बाहों की घेरी में ले लिया। कुछ देर बाद दीपक की कैब साउथ एक्स स्थित बहुत बड़ी इमारत के सामने जाकर रुक गई। दीपक ने ज्योति को उठाया तो आंखें मसलते हुए उठी। हम कहाँ हैं? हम हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़े हैं। अब आप गाड़ी से बाहर आइए। ज्योति अपनी साड़ी को अपनी कमर पर से सही करके गाड़ी से बाहर निकल आई। दीपक ने कैब वाले को पैसे दिए और उसे वहां से रवाना किया। दीपक ने ज्योति को चलने के लिए कहा पर ज्योति लड़खड़ा गई। दीपक हौले से मुस्कुरा दिया। दीपक ने फिर ज्योति का हाथ अपने हाथ में लिया और अपना सामान लेकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया। लिफ्ट से दोनों 7वें माले पर पहुंच गए। दीपक ने अपने फ्लैट के दरवाजे का लॉक अपनी जेब से चाबी निकाल कर खोला। दीपक ने ज्योति को घर के अंदर आने के लिए कहा। ज्योति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर पूरे घर का मुआयना करने लगी। एक बहुत बड़ी लिविंग रूम, उसके सामने ही ओपन किचन, ठीक उसके सामने एक कमरा दिखाई दे रहा था। घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। ज्योति घर देखने के लिए आगे बढ़ने लगी पर उसका पैर अचानक से मुड़ गया। ज्योति नीचे फर्श पर गिरती। उससे पहले ही दीपक ने ज्योति को अपनी बाहों में संभाल लिया पर दीपक खुद को ना संभाल पाया और दोनों एक दूसरे के ऊपर फर्श पर गिर गए। दीपक ज्योति एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। वैसे गृह प्रवेश करने का ये अंदाज अच्छा लगा मुझे। दीपक आराम से वहीं अपने सिर के नीचे अपना एक हाथ रख कर लेट गया। ज्योति दीपक के ऊपर गिरी हुई थी। वो दीपक से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ज्योति दीपक के ऊपर से उठने लगी तो उसके खुले बाल दीपक की पहनी हुई शर्ट के बटन से उलझ गए। ज्योति का मन अपना सिर पीटने का कर रहा था। वो जल्दी से दीपक से दूर होना चाहती थी क्योंकि आज पहली बार ज्योति दीपक के सीने से लगी हुई थी। उसने पहली बार दीपक को करीब से देखा था। जल्दबाजी में दीपक की शर्ट के बटनों में से अपने उलझे हुए बालों को निकालते समय दीपक के शर्ट के बटन टूट गए। चोर नज़रों से दीपक की मजबूत सीने को देखकर ज्योति का दिल अचानक से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। दीपक के चेहरे से आ रही आफ्टर शेव लोशन की गंध से ज्योति विस्मित होती जा रही थी। दीपक की फूली हुई मजबूत मांसपेशियां देखकर ज्योति जाने कैसे एहसास में डूबी कि उसने दीपक के सीने पर अपना हाथ रख दिया। तब ज्योति को ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार करंट लगा हो, जैसे बिजली की नंगी तारों को छूने से लगता है। ज्योति को ऐसा महसूस होने लगा। ज्योति का दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा तो ज्योति दीपक के ऊपर से उठने लगी तो दीपक ने ज्योति की कोरी कमर पर अपना हाथ लपेट कर ज्योति को उठने नहीं दिया। आपका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है ज्योति? दीपक ने अपने सीने पर बिखरे हुए ज्योति के लंबे काले रेशमी बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए पूछा। ज्योति के दोनों हाथ दीपक के सीने पर थे। ज्योति को बहुत लज्जा आ रही थी जिस तरह से दीपक उसे देख रहा था। ज्योति फिर से दीपक के ऊपर से उठने लगी तो दीपक ने ज्योति के बालों की कुछ लटों को अपनी एक मुट्ठी में भर लिया और उसके बालों के करीब जाकर अपनी आंखें बंद करके ज्योति के बालों में से आ रही खुशबू लेने लगा। मुझसे दूर जाने की जल्दी है या वजह कुछ और है? दीपक का ज्योति की पतली गोरी कमर को अपने हाथ के आलिंगन में बांधते हुए कहने लगा। दीपक का स्पर्श चुंबकीय था। ज्योति को यह महसूस होने लगा क्योंकि ज्योति दीपक की शख्सियत को देखकर उसकी तरफ खिंची जा रही थी। दोनों इससे आगे बढ़ पाते तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। लो, अभी हमारी प्रेम कहानी शुरू ही हुई थी और पता नहीं कौन कबाब में हड्डी बन गया, दीपक खींचते हुए बोला। उधर दरवाजे पर कोई दरवाजे को लगातार पीट रहा था। दीपक को अब दरवाज़ा पीटने वाले पे गुस्सा आ रहा था। इतने अच्छे रोमांटिक मूड का सत्यानाश करने पे तुला है ये दरवाज़ा पीटने वाला। तभी ज्योति हड़बड़ाकर दीपक के ऊपर से उठने लगी तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि ज्योति के बाल अब दीपक के गले में पहनी सोने की चेन से उलझ गए थे। क्या कर रही हैं आप ज्योति? थोड़ा आराम से। जी वो दरवाजे पे कोई है।
तो क्या हुआ, ज़रा आराम से, वरना बाल खिंच जाएंगे आपके और आपको दर्द होगा। ज्योति के कुछ बाल दीपक के गले में पहनी सोने की चेन से उलझे हुए थे, तो कुछ बाल दीपक के खुले सीने पे बिखरे हुए थे। उसका चेहरा उसके बालों ने ढक लिया था। ज्योति शर्माई सी लजाई हुई बोली, ज्योति जो भी है दरवाजे पर, उसे बजाने दो दरवाज़ा। शादी के बाद पहली बार हम दोनों को एक दूसरे के इतने करीब आने का मौका मिला है, पर ये प्यार के दुश्मन दुनिया दर्द ना जाने, हम जैसे दिल जले आशिकों का। दीपक नौटंकी कहते हुए ज्योति के बिखरे और उलझे बालों को सुलझाते हुए कहने लगा। फिर उसके सुलझे बालों को अपने सीने से हटाकर उसके कानों के पीछे कहते हुए कहने लगा, वैसे ऐसे मोमेंट्स देखने को आंखें तरस गई थी मेरी, पर चलो अब ऐसे मोमेंट हर रोज़ देखने को मिलेंगे मुझे। दीपक ने ज्योति को देखकर अपनी आँखें विंक कर दी। ज्योति दीपक की नौटंकी मुंह खोल कर देखने लगी। तभी फिर दरवाजे को किसी ने पीटा। दीपक ने अपना सिर पीट लिया। अब ज्योति बिना देर किए जल्दी से दीपक के ऊपर से उठ गई और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। अपने बालों को ठीक से संभाल लिया। दीपक जब फर्श से उठा तो अपने शर्ट के बटन बंद करने लगा, तो बटन बंद ही ना हो रहे थे। जब उसकी नज़र अपने शर्ट की तरफ गई तो दीपक अपनी शर्ट को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसकी शर्ट पर एक भी बटन टका हुआ नहीं था। ज्योति चोर नज़रों से दीपक को देखती तो कभी उसकी बटनों के बिना पहनी हुई शर्ट देखती, फिर उसकी नज़र फर्श पे टूटे बटनों पे गई। ज्योति बुरी तरह से झेप गई। दीपक खुली शर्ट के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो रुकिए, आप मत जाइए ऐसे, हम जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। जो हुक्म आपका सरकार। दीपक ने ज्योति के सामने अपना सिर झुका लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस। दीपक ने इतना ही कहा। अब की दरवाजे को कोई बुरी तरह पीटने लगा। ज्योति दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना आप कोई दरवाज़ा उखाड़ कर घर में घुस जाएगा। ज्योति जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी और दीपक अपने कमरे में चला गया। ज्योति ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। आप कौन हैं? उसने ज्योति को देखकर सवाल किया। जी हम ज्योति हैं। तो आप हैं ज्योति भाभी? लड़की बेहद उत्साहित होकर कहने लगी। वो घर में घुसने लगी तो ज्योति दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। वो लड़की ज्योति को देखकर मुस्कुराने लगी। भाभी जी हम लाजो हैं, हम यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और खाना सब मैं ही करती हूँ। दीपक भैया ने आपके बारे में बताया था मुझे फ़ोन करके, और अपने आने की खबर भी कर दी। मैं कब से दरवाजे पे थी, पर आपने खोला नहीं, क्यों? ज्योति लाजो की बात का क्या जवाब देती। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो हम सो गए थे, इसीलिए दरवाज़ा खोल नहीं पाए। ओह अच्छा, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊँ अब? ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही दीपक बढ़िया से तैयार होकर आ गया। ज्योति को दरवाजे पे ऐसे खड़ा देखा तो दीपक ने कहा, ज्योति आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? कौन है दरवाजे पर? भैया जी मैं हूँ लाजो। दीपक अपने सफ़ेद चुस्त शर्ट की बाजुओं को फोल्ड कहते हुए दरवाजे पर आ गया। अरे लाजो, दरवाजे पे क्यों खड़ी है? अंदर आओ। लाजो ने ज्योति की तरफ देखा तो दीपक समझ गया कि ज्योति ने लाजो को रोक रखा है। ज्योति ये लाजो है, मेरी धर्म बहन। ज्योति दीपक को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि वो कब से लाजो का रास्ता रोक कर खड़ी है। हमें माफ़ कर दीजिए लाजो जी, आप भीतर आइए, कहकर ज्योति दरवाजे पर से हट गई। लाजो घर के अंदर आ गई, पर ज्योति दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई। भैया जी भाभी बहुत सुंदर हैं और अच्छी हैं। दीपक बहुत ही प्यार से ज्योति को देख रहा था। अभी सभी बात कर रहे थे कि तभी किसी ने दरवाज़ा बिना खटखटाए दरवाजे को फटाक से खोला और घर के अंदर घुस गया। दीपक और लाजो ने उसे देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया और ज्योति वो तो हैरान परेशान होकर सबको देख रही थी। ज्योति दीपक लाजो हैरानी से उसे देख रहे थे, जो बिना बुलाए मेहमान इनके घर आ धमका था। अंकल चॉकलेट चाहिए। दीपक लाजो ने इसे देखकर अपना सिर पीट लिया और हंसने लगी, क्योंकि 3 साल का बच्चा
निक्कर पहने बिना इनके घर आ गया था, जिसे देख ज्योति फिलहाल मुस्कुरा रही थी। अंदर अंकल चॉकलेट दो ना, इसे चॉकलेट बिल्कुल मत देना भैया, बहुत शैतान हो गया है। दीपक के फ्लैट के बिल्कुल सामने एक फ्लैट था, जहाँ से एक औरत बच्ची की निक्कर हाथ में पकड़े हुए उसके पीछे भाग रही थी, और बच्चा अपने घर से भाग कर दीपक के फ्लैट में आ गया था। वो बच्चा ज्योति के पीछे छिप गया। मुझे आपसे बात नहीं करना है मम्मा। चिंटू, मुझे ज़्यादा परेशान मत कर, चल घर चल। चिंटू की मम्मा थकी हुई आवाज़ में बोली। नहीं नहीं जाऊँगा मैं। चिंटू ज्योति के पीछे छिप कर कहने लगा। चिंटू की मम्मी चिंटू को ज्योति के पीछे से ज़बरदस्ती खींचने लगी तो चिंटू रोने लगा। रुकिए, हम बात कहते हैं चिंटू जी से, ज्योति बहुत प्यार से बोली और चिंटू की तरफ मुँह करके उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अच्छा, तो आप बताइए कि आप अपनी मम्मा को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? ज्योति ने चिंटू के बिखरे हुए बाल संवारते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा मुझ पे चिल्लाती हैं और गुस्सा करती हैं, चिंटू ने बहुत मासूमियत से कहा। चिंटू की मम्मा चिंटू की बात सुनकर बगले झाँकने लगी। फिर ज्योति ने चिंटू को अपनी गोद में उठाया और हॉल में रखे सोफे पर दोनों जाकर आमने सामने बैठ गए। मम्मा आप पे क्यों चिल्लाती हैं? मैं छोटा सा हूँ ना, तो मैं अपने सारे काम खुद नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे सुसु आता है तो मैं मम्मा से कहता हूँ, मम्मा मुझे सुसु आया, मुझे करवा दो, नहीं तो मेरी निक्कर ख़राब हो जाएगी। चिंटू अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी बात सबके सामने रखने लगा। सभी चिंटू की कही बात को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा चिंटू जी, जब आप मम्मा से कहते हो मम्मा मेरा ये काम कर दो, तब मम्मा आपकी बात नहीं सुनती हैं। मम्मा तब काम करने में बिजी होती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। चिंटू की बात सुनकर चिंटू की मम्मी ने अपना सिर झुका लिया। चिंटू जी, आप तो गुड बॉय हो ना? हाँ मैं गुड बॉय हूँ। तो चिंटू जी आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी मम्मा की कही सभी बातें मानते हो? ज्योति बहुत प्यार से चिंटू से बात कर रही थी। चिंटू ने ना में अपना सिर हिला दिया। चिंटू जी गलत बात, आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, तो जब मम्मा आपसे कुछ कहती हैं तो आपको भी अपनी मम्मा की बात सुननी चाहिए ना। पूरा दिन घर का काम फिर आपको संभालना, आपकी मम्मा भी थक जाती हैं, और जब आप अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते हैं तो मम्मी आप पे चिल्लाती हैं, है ना? ये तो मैंने सोचा नहीं, तो अब सोचिए, अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए और उनसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप उनकी हर बात सुनेंगी। ओके आंटी, पर आप भी मम्मा को बोलिए, वो भी कभी मुझ पर नहीं चिल्लाएंगी। तभी चिंटू की मम्मी दौड़ते हुए आई और चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। मम्मा मैं भी आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। चिंटू की मम्मी ने चिंटू के गाल को चूम लिया। आई एम सॉरी, पर मैं भी क्या करूँ, सारा दिन घर का काम, बच्चे की देखभाल, घर की बाकी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ मेरे कंधे पर है। चिंटू के पापा ज़्यादातर ऑफिस के काम से टूर पर बाहर जाते हैं, पर आज के बाद मैं चिंटू को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं भी मम्मा कहकर चिंटू अपनी मम्मा के गले से लग गया। दीपक भैया, आपकी पत्नी बहुत समझदार और अच्छी भी हैं, चिंटू की मम्मी ज्योति को देखकर बोली। दीपक ज्योति को देखकर बस मुस्कुरा दिया, पर जाने क्यों ज्योति खुद में सिमटने लगी। चिंटू और उसकी मम्मी दीपक के वहाँ से चले गए। दीपक कहता है, लाजो दीदी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत भूख लगी है, उसके बाद मैं आराम करूँगा। लाजो कहती है, मैं भी नाश्ता बनाती हूँ आप दोनों के लिए, कहकर लाजो रसोई घर में घुस गई। दीपक कहता है, ज्योति आप जाकर फ्रेश हो जाइए। ज्योति ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ज्योति दीपक ने नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। ज्योति और दीपक एक ही बेड शेयर कर रहे थे, पर ज्योति एक ही कोने में दुबक कर लेटी हुई थी दीपक की ओर अपनी पीठ करके। दीपक ज्योति का रिश्ता एक जगह आकर ठहर गया था। दीपक ज्योति के साथ
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, पर ज्योति आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा नहीं था कि ज्योति कोशिश नहीं कर रही थी, बस वो झिझक रही थी। दीपक ज्योति आपस में हंसी मजाक करते, हर संडे घूमने जाते। दीपक ज्योति का बहुत ख्याल रखता और ज्योति भी दीपक की इस बात से प्रभावित हो रही थी। दीपक ज्योति के साथ छेड़खानी करता तो ज्योति शर्मा जाती, पर अब दीपक का सब्र जवाब दे रहा था। कब तक वो ज्योति के प्यार के लिए तरसता। एक दिन दीपक का सब्र का बांध टूट गया। दीपक ऑफिस से घर जल्दी लौट आया ताकि वो ज्योति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, पर ज्योति अपनी झिझक ना छोड़ पाई। दीपक ने गुस्से से ज्योति के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया। ज्योति, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। थक गया हूँ मैं अब। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि आज आप मेरे कहे बिना मेरे दिल की बात समझेंगी, मेरी आंखों में देख कर जान जाएंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दीपक की बातें सुनकर ज्योति अवाक रह गई। दीपक की बात सुनकर भी ज्योति चुप रही, पर कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर झुका कर खड़ी रही। दीपक ने जब ज्योति का झुका सिर देखा तो हताश होकर ज्योति के कंधे छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। अगर आप मुझे अपना कुछ नहीं मानती हैं तो मैं आज के बाद आपसे दूरी बनाकर रखूँगा। मेरी वजह से आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ज्योति की नज़र दीपक की नम आँखों पर गई तो ज्योति दीपक से बात करने के लिए उसके करीब जाने लगी, तो दीपक ने ज्योति को अपना हाथ दिखाकर उसे अपनी जगह पर खड़े रहने का इशारा किया। मेरे करीब आना है तो मेरी बन कर आना। मुझे आपसे प्यार है, पर मुझे आपका प्यार भीख में नहीं चाहिए। अपनाना हो तो पूरे दिल से हमारे रिश्ते को अपनाना। आज दीपक ने अपने दिल की बात कह दी और जता भी दिया कि वो ज्योति से प्यार करता है। दीपक ज्योति को बिना देखे वहाँ से चला गया और ज्योति दीपक को जाते हुए देख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दीपक ने ज्योति से बात करना बंद कर दिया। ना ही एक कमरे में सोते थे, दोनों में बहुत दूरियां आ गई थी। ज्योति ने भी दीपक की आदत लग चुकी थी। उसकी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। ज्योति दीपक से बात करने का मौका तलाशने लगी, पर दीपक ज्योति को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन दीपक ऑफिस जाने के लिए घर से जाने लगा तो ज्योति ने दीपक की कलाई पकड़ ली। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।